हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लाइट एजुकेशन पर। इसमें हम व्यापम की आपको सभी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, जिसमें एमपीएसआई एग्ज़ाम है, एमपीएसआई कांस्टेबल भी है, जेल प्रहरी का भी है और संविदा के भी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं। मीन्स व्यापम की सारे एग्ज़ाम्स को ये कवर करता है। तो आज चलते हैं हम साइंस के अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश मतलब लाइट। अगला टॉपिक है प्रकाश किस चीज़ को बोलते हैं? लाइट को। तो दोस्तों चलते हैं। ये टॉपिक रिलेटेड है फिजिक्स से। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा अगला कि आकाश नीला दिखने का कारण क्या है? आकाश नीला दिखने का कारण क्या है? क्या वो वास्तव में नीला है या फिर अन्य रंगों से नीले रंग को वातावरण में अधिक बखेरता है, या सभी रंगों के मिलन से नीला बनता है, या सफ़ेद प्रकाश में नीले रंग का आधिपत्य होता है? तो स्टूडेंट्स बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम बता देते हैं कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सफ़ेद रंग में नीले रंग का आधिपत्य होता है। आधिपत्य कैसे होता है? जब जो रेनबो होता है, रेनबो मतलब इंद्रधनुष में से 7 रंग निकलते हैं। 7 रंग निकलते हैं इंद्रधनुष में से, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो स्कैटरिंग होती है, सबसे ज़्यादा फैलाव होता है वो बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम फैलाव होता है वो लाल रंग का होता है। सबसे कम जो स्कैटर होता है वो लाल रंग होता है, सबसे ज़्यादा स्कैटर बैगनी रंग होता है। लेकिन वो बैगनी हमें बैगनी ना दिखते हुए नीला दिखता है, हमारी आँखों तक वो कलर नीला बन के पहुँचता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि सफ़ेद रंग में नीले रंग का आधिपत्य हो जाता है, तो आकाश हमें उसी कारण से नीला दिखाई देता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? किसी व्यक्ति को अगर हमें समतल दर्पण में देखना है तो वो दर्पण लगभग कितना ऊंचा होना चाहिए? तो ऑप्शन है इसकी कि व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 और व्यक्ति की ऊंचाई का 2 गुना। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा कि वो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी। जब दर्पण आधा ऊंचाई का होगा तो उसमें सामने वाले व्यक्ति की पूरी लंबाई दिखेगी। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देते हैं, दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है समतल, एक होता है गोलीय, और एक होता है परवलयाकार। ये 3 तरीके के दर्पण होते हैं हमारे। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों इसके क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन जेल प्रहरी में भी पूछे गए हैं, ये वन रक्षक में भी पूछे गए हैं। मीन्स ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों इनको ध्यान से पढ़िए आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? नीले रंग के प्रकीर्णन अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, नीले रंग का वातावरण में अवशोषण कम होता है और नीले रंग का वातावरण में अवशोषण अधिक हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। अगर अवशोषण हो जाएगा अधिक तो वो नीला रंग तो हमको वैसे भी नहीं दिखाई देगा, तो ये क्वेश्चन तो कैंसिल ही हो गया। और लाल रंग हमें पूछा नहीं है, पूछा नीला रंग है, नीला क्यों दिखाई देता है, तो 2 ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो गए।
तो दोस्तों दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास कि एक नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, एक ऑप्शन है नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण कम होता है। तो दोस्तों इसका आंसर जब हम देखेंगे, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। नीला रंग स्कैटर ज़्यादा होता है, नीला रंग फैलता जाता है, इस वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मृग तृष्णा किस चीज़ का उदाहरण है? ध्रुवण का, पूर्व आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का और विवर्तन का। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पूर्व आंतरिक परावर्तन का। तो इसको देखते हैं, जब लोग रोड पे जाते हुए देखते हैं आप, तो रोड पे जाते हुए जब देखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आगे जहाँ जल नहीं भी होता तो हमें रोड पे ऐसा दिखता है कभी कभी कि जल भरा हुआ है, तो उसी चीज़ को हम मृग तृष्णा बोलते हैं। उसमें सिर्फ जल का भ्रम होता है, मृग तृष्णा में जल का सिर्फ भ्रम होता है। ये भ्रम किस कारण से होता है? पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण से। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, क्या सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में बट जाता है। कैसे? ये प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गया तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। तो निम्न में से कौन सा रंग इन 7 रंगों में से नहीं होता है? वो 7 रंग कौन से होते हैं? एक होता है बैगनी, अगला होता है जामुनी, अगला होता है नीला, काला, हरा, पीला और लाल। वो कलर होते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, काला, हरा, पीला और लाल। तो इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हमारे? बैगनी, हरा, भूरा और नीला। तो हमने बैगनी पढ़ा हुआ है, हरा पढ़ा है, नीला पढ़ा है, तो कौन सा रंग नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी, भूरा रंग नहीं होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार, कौन सा वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? किसी भी चीज का जब हमें उसका वास्तविक और उसके समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उस बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, अनंत पर और लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा उसके मुख्य फोकस पर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए आप? आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर जब हम किसी बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखेंगे तो हमें उसका आकार वास्तविक तथा समान प्राप्त होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ पैरामेडिकल के एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन वनरक्षक में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी है? शुद्ध पानी है, शीशा है, हवा है और लकड़ी है। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप सभी लोग बता ही देंगे। पानी में से भी हमें आर पार दिखता है, शीशे में से भी दिखता है, हवा में से भी दिखता है, तो अपारदर्शी सीधी सी ऑप्शन नंबर डी लकड़ी हो जाएगी। अपारदर्शी लकड़ी में से हमें कुछ भी नहीं दिखता है। पारदर्शी का मतलब होता है जिस चीज में से हमें आर पार दिखता है। अपारदर्शी मतलब जहाँ से आर पार हमको नहीं दिखता, वो अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय तंतु का प्रयोग कहाँ पर होता है? किसका? प्रकाशीय तंतु का प्रयोग कहाँ पर होता है? सीटी स्कैन में, एक्सरे किरण में, अल्ट्रासाउंड स्कैन में और संचार में। प्रकाशीय तंतु को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशीय तंतु को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ पर होता है? तो दोस्तों आपको बता देते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है
ऑप्शन नंबर डी संचार में। ये ऑप्टिकल फाइबर संचारी तारों के रूप में यूज होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है कि रात्रि दृष्टि यंत्र में किस प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल होता है। रात्रि दृष्टि यंत्र में किस प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल होता है। पराबैंगनी किरणों का, इंफ्रारेड किरणों का, एक्सरे का और बीटा किरणों का। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड किरण। इंफ्रारेड किरणों की खोज 1940 में हुई थी। ये खोज की थी विलियम हर्शेल ने। खोज किसने की थी। विलियम हर्शेल ने। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपसे बोलना चाहेंगे कि जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। ये क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कहाँ पर होता है दोस्तों, संचार में। तो इसके ऑप्शंस हैं कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रिज्म। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं ये। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इनमें से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक बालक स्थिर दर्पण की ओर 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करता है। दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं 5 किलोमीटर पर आवर, -5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर और -10 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस क्या होंगे। सापेक्ष प्रतिबिंब जब हमको देखना है, मतलब इधर से कोई बालक जा रहा है, उसका इधर से हमको जब प्रतिबिंब देखना है तो ये हमारा माइनस में ही होगा। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल ही हो चुके हैं। इसका 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, एक है -5 किलोमीटर पर आवर, एक है -10 किलोमीटर पर आवर। तो ये कौन सा है, स्थिर दर्पण है। स्थिर दर्पण में आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसी जो वैल्यू दी हुई है उसी के बराबर हमारा माइनस में वैल्यू हो जाएगी। अगर ये इधर से +5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर से चलेगा, लेकिन इधर से उल्टा चलेगा तो वो हमारा माइनस में आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जो जेल प्रहरी में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है प्रकाश जो माध्यम x से y में जा रहा है के लिए क्रांतिक कोण q है। तो माध्यम x में प्रकाश की चाल u है, तो माध्यम y में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस हैं u1 - cos q, u/cos q, u cos q, u/cos q। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी u/sin q। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी जेल प्रहरी के एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा यदि लेंस का केंद्रीय भाग चित्रानुसार काले कागज से ढक दिया जाता है। ये चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें बीच में से ये काले कागज से ढक दिया गया है। तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा। कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, पूर्व प्रतिबिंब बनेगा लेकिन कम चमकीला होगा। पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा लेकिन कम चमकीला होगा। पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा लेकिन उसका केंद्रीय भाग नहीं होगा। और 2 प्रतिबिंब बनेंगे प्रत्येक एक खुले अर्धभाग के कारण। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है उत्तल लेंस साइड से पतला होता है। उत्तल लेंस साइड से पतला होता है। जब इसके केंद्रीय भाग को काले कागज से ढक दिया जाता है
तो इसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, क्योंकि इसका प्रकाश का मुख्य केंद्र ही मिडिल में रहता है। प्रकाश का मुख्य केंद्र ही अगर मिडिल में रहेगा, अगर वही भाग ढक देंगे तो उसका कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति -2.0 डायोप्टर के लेंस की फोकस दूरी क्या है। मतलब किसी चश्मे का नंबर किसी चश्मे का पावर -2.0 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फोकस दूरी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि पावर का फॉर्मूला होता है, मीन्स पावर का फॉर्मूला होता है 1/1 फोकस दूरी। जो फोकल लेंथ रहती है वो डिवाइड में रहती है, तो फोकल लेंथ पावर हमारी क्या दी हुई है -2 डायोप्टर, और फोकल लेंथ क्या दी, फोकल लेंथ हमें नहीं दी हुई। तो जब हम इसको f को इधर ले जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/-2d। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -0.5 मीटर। 0.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा माइनस में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.5 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ये भी जेल प्रहरी में पूछा गया है। दोस्तों जेल प्रहरी में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रकाश टॉपिक से, लाइट टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इसमें क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष निम्न में से किसके कारण बनता है। पानी की बूंदों से परावर्तन एवं विक्षेपण के कारण, पानी की बूंदों से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन एवं विक्षेपण के कारण, केवल प्रकाश के विक्षेपण के कारण और केवल प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पानी की बूंदों से परावर्तन एवं विक्षेपण के कारण। तो इसका जब हम डिटेल में समझेंगे, डिटेल में कैसे समझेंगे कि जब वर्षा के बाद बादलों में छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं जो प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं, प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं जब वो, तो प्रिज्म में आपने देखा होगा कि जब एक सूर्य से किरण जाती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है जब वो, तो इसी को हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश के विक्षेपण का और अपवर्तन का और परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण जो दिया हुआ है वो इंद्रधनुष दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन एवं विक्षेपण के कारण। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण आपकी तरफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से पहुंच रहा है। समतल दर्पण आपकी तरफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से पहुंच रहा है, तो आपका प्रतिबिंब आपकी तरफ किस चाल से आएगा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि समतल दर्पण हमारी आपकी तरफ 10 सेंटीमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा। तो दोस्तों समतल दर्पण, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो समतल दर्पण की जो दूरी है उसे हम d मान लेंगे और जो हमारे प्रतिबिंब की दूरी है उसको 2d मान लेंगे। जब ये समतल दर्पण है वो d स्पीड से चलेगा तो जो प्रतिबिंब है वो 2d स्पीड से चलेगा, क्योंकि देखते हैं कि x की जो वैल्यू है, x बराबर हो जाएगा v+4, v+4 इक्वल टू हो जाएगा, x की वैल्यू है 24, v+4 इक्वल टू 24 होगा। यहाँ हमें दिया हुआ है dy/dt दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड dy/dt दिया हुआ है। तो हम जब du/dt निकालेंगे तो ये हो जाएगा du की वैल्यू दी हुई है 24/dt, तो इसको क्या लिख देंगे हम, du/dt इक्वल टू रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ dy/dt की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dy/dt की वैल्यू दी हुई है
10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और u इक्वल टू v दिया हुआ है, u इक्वल टू v हो अगर, तो du बाई डी टी क्या हो जाएगा, dv बाय dy बाय डी टी। तो यहाँ जब बाय की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू आएगी डी वी की वैल्यू 24 थी बाय डी टी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ 2 इंटू 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमारा प्रतिबिंब हमारी तरफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आएगा। समतल दर्पण में जब पहुंचेंगे, समतल दर्पण की तरफ जब हम चलेंगे तब। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि लेंस की एक सतह उत्तल और दूसरी सतह अवतल है। यदि वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 और R2 है तो लेंस उत्तल होगा। यदि लेंस उत्तल कब होगा, तो देखते हैं कब होगा, जब R1 बड़ा होगा R2 से, या R1 बराबर होगा R2 के, या R1 छोटा होगा R2 से, या R1 इक्वल टू होगा 1/R2 के। तो दोस्तों इसमें जब हम देखते हैं तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/f की वैल्यू होती है म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/R1 माइनस के 1/R2। यहाँ पर म्यू की वैल्यू, म्यू किस चीज़ को दिखाता है, म्यू दिखाता है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, और R1 और R2 दिखाती हैं वक्रता त्रिज्या। इसे हम लेंस का अपवर्तन सूत्र भी बोलते हैं। क्या है ये, लेंस का अपवर्तन सूत्र। तो उत्तल लेंस के लिए जब हम देखते हैं, उत्तल लेंस के लिए हमें कंडीशन दी हुई होती है कि 1/R1 माइनस के 1/R2 इक्वल टू बड़ा होना चाहिए 0 से। ये बड़ा 0 से कब होगा, जब 1/R1 बड़ा होगा 1/R2 से। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R2 बड़ा होना चाहिए R1 से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, R2 बड़ा होना चाहिए R1 से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पर। अगले क्वेश्चन है कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। क्या हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो हवा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। तो ये सिंपल सा है, जब हवा का कांच के प्रति पूछा गया है तो 3/2 है। जब हवा का कांच के प्रति पूछेंगे, हवा के सापेक्ष पूछा है, जब 3/2 है तो हवा का कांच के सापेक्ष हो जाएगा 1/3/2। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3। 2/3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 4.8 मीटर है। उस समय जब चंद्रमा से इसकी दूरी 2.4 इंटू 10⁸ मीटर है। यदि प्रतिबिंब का व्यास इतना है तब चंद्रमा का व्यास कितना होगा। ऑप्शंस हैं 1.1 इंटू 10⁶ मीटर, 2.2 इंटू 10⁶ मीटर, 2.2 इंटू 10⁸ मीटर और 2.2 इंटू 10⁻10 मीटर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो ये इसको करते हैं सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, u की वैल्यू दी हुई है हमें 2.4 इंटू 10⁸ मीटर। क्या दी हुई है हमें, u की वैल्यू 2.4 इंटू 10⁸ मीटर। ये वैल्यू है माइनस में। तो अगला हमने मिरर फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ था। मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था कि 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u के। ये है मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पर चूंकि चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से बहुत दूर है तो फोकस दूरी हम अनंत अगर लेंगे तो 1/f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/v। तो यहाँ से 1/v को v की वैल्यू हमें क्या दी हुई है
1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/-2.4। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2.4 मीटर। v की वैल्यू आ गई -2.4 मीटर। m इक्वल टू होता है -v/u। माइनस v की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, v की वैल्यू दी हुई है -2.4 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू क्या दी हुई है 2.4 × 10⁸। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, सॉरी, तो ये फॉर्मूला होता है m इक्वल टू होता है -v/u। -v/u क्या होता है, ये होता है प्रतिबिंब का व्यास, ये होता है चंद्रमा का व्यास। प्रतिबिंब का व्यास क्या दिया हुआ है, -2.4, ये दिया हुआ है 2.4 × 10⁸। तो यहाँ प्रतिबिंब का व्यास क्या दिया हुआ है हमें, 2.2 × 10⁻² डिवाइडेड बाय चंद्रमा का व्यास हमें नहीं दिया हुआ है, ये हमें नहीं दिया हुआ है, इसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ से आंसर आएगा निकल के 2.2 × 10⁻² × 2.4 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 2.2 × 10⁶ मीटर। तो दोस्तों ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, 2.2 × 10⁶ मीटर, ये है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी a है। क्या दी हुई है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी a है, मुख्य फोकस से बिंब की दूरी है f, तो प्राप्त आवर्धन का परिमाण क्या होगा। ऑप्शंस हैं f+a डिवाइडेड बाय f, f डिवाइडेड बाय a, √f डिवाइडेड बाय √a और f² डिवाइडेड बाय a²। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, f/a इसका सही आंसर होगा। f/a मतलब फोकस दूरी मुख्य फोकस की डिवाइडेड बाय फोकस दूरी अवतल दर्पण की, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गोली दर्पण एवं एक गोली लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर रखते हैं, तो दर्पण एवं लेंस किस प्रकार के हैं। ऑप्शंस हैं, दोनों अवतल हैं, दर्पण उत्तल है तथा लेंस अवतल है, दर्पण अवतल है तथा लेंस उत्तल है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दोनों अवतल हैं। कैसे दोनों अवतल हैं, जब गोली दर्पण की फोकस दूरी और गोली लेंस की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर रखते हैं तो दर्पण एवं लेंस अवतल प्रकार के होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के नियमों के अनुसार, ऑप्शंस हैं इसके, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होगा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। मीन्स जो रेडिएशंस जो आ रही हैं उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होंगी, जो इंसिडेंट एंगल है वही होगा रिफ्लेक्टिंग एंगल के इक्वल। तो आंसर हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य आँख का समंजन क्षमता, एक सामान्य आँख की समंजन क्षमता, आँख की समंजन क्षमता किस चीज़ को बोलते हैं। समंजन क्षमता होती है आँख के लेंस की शक्ति में अधिकतम परिवर्तन लगभग क्या होता है 1 डायप्टर, 2 डायप्टर, 3 डायप्टर और 4 डायप्टर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डायप्टर।
इसका आंसर होगा आँख की वह क्षमता जिसके कारण लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर दूर और नज़दीकी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है, उसे ही हम समंजन क्षमता बोलते हैं। और ये समंजन क्षमता लगभग 4 डायप्टर होती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ये आपने देखा होगा, गौर किया होगा, हर क्वेश्चन जेल प्रहरी में आया हुआ है। 2015 ईयर के एग्जाम्स में ये आए हुए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि हवा प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि यह क्या है। लगभग एक पूर्णतः पारदर्शी होती है, न तो प्रकाश को अवशोषित करती है और न ही परिवर्तित करती है, समूचे प्रकाश को परागमित करती है और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हवा एक पूर्ण पारदर्शी भी होती है और वह न तो प्रकाश को अवशोषित करती है और ना ही परावर्तित करती है, और वह पूरे प्रकाश को परागमित कर देती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी हवा के गुण हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? क्या वो माध्यम के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम के प्रकाशीय घनत्व पर निर्भर करता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, और इन सभी पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक माध्यम का अपवर्तनांक उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है, उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके प्रकाशीय घनत्व पर भी निर्भर करता है, और उसकी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ साथ उसका अपवर्तनांक कम होता जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि आँख के लेंस की फोकस दूरी कैसे नियंत्रित की जाती है? आइरिस द्वारा, कॉर्निया द्वारा, सिलियरी मसल्स द्वारा और प्रकाशीय तंत्रिका द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आप गैस करके बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मसल्स के द्वारा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला किस कारण से होता है? ये क्वेश्चन इसी वीडियो में तीसरी बार रिपीट हुआ है, वो भी ऑप्शंस बदल के। मतलब ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं। ये पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया है, ये जेल प्रहरी में भी पूछा गया है, और भी अदर व्यापम के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका आंसर, इसके ऑप्शंस हैं प्रकाश के विक्षेपण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण और प्रकाश के परावर्तन के कारण। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि प्रकीर्णन जो होता है वो तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसके कारण हमें नीला रंग आकाश में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहिए, और नई नॉलेज लेते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों।